हे गाइस, इट्स दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल के हुए मैच बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड शरीफ। देखो यार, इंपॉर्टेंट था लेकिन बॉक्स ऑफिस मैच नहीं था। अब देखो यार, ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड की क्वालिटी की हम बात करें और अगर हम शरीफ के क्वालिटी की बात करें तो एक न्यूट्रल फैन या फिर किसी भी फैन बेस का एक फैन क्या समझेगा और वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यार यूनाइटेड इतनी बड़ी टीम है और शरीफ नो ऑफेंस बट स्टिल टेक्निकल क्वालिटी में कंपैरेटिवली काफी ज्यादा नीचे है, तो ये विक्ट्री एक इजी विक्ट्री होनी चाहिए। क्या वो हुआ? एब्सोल्युटली यस। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच में काफी कंफर्टेबल विक्ट्री के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन हमको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्जर्व करने को मिले। अब देखो, मैं ओवरऑल इस वाले पार्ट में मैं ओवरऑल यूनाइटेड की टीम परफॉर्मेंस की बात करूंगा। रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की बात मैं इसके नेक्स्ट वाले अपडेट में बात करूंगा, क्योंकि टेन हैग ने उस पर काफी ज्यादा अपडेट अच्छा दिया अभी अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में। अब अगर आप इस समय यहाँ पर पासिंग इंटरैक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो कि इस पूरे मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने करा है। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि इवन दो हमारे पास बहुत ही बढ़िया विंगर है, दैट इज जेडन सांचो एंड एंटनी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी ऑफ द गेम हमारा बना है, जो मेजोरिटी ऑफ द हमारा जो एक शॉर्ट पास रिदम, शॉर्ट पास लिंकअप प्ले बना है, वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे बना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जेडन सांचो है, वहां पर मलासिया है, वहां पर लिसांडा भाई है, सर लिसांडा भाई है, तो वहां पर हमारे पास काफी अच्छा करेक्शन बना है। और यही रीजन है कि एक्चुअली में जब कल भी हम वॉच लॉन्ग कर रहे थे ना, तो आप में से काफी सारे लोग लाइव डिस्कशन में ये भी चीज कह रहे थे कि एंटनी की परफॉर्मेंस आज ज्यादा अच्छी नहीं रही है, या फिर कहीं ना कहीं एंटनी आज एवरेज ही रहा है। अब इसके पीछे जब मैंने यार देखो काफी सारे ओपिनियंस पढ़े, खुद का भी देखा, तो मेरे को यार समझ में आया कि एक्चुअली में देखो यार, अब आप खुद ही इस लाइनअप पे देख सकते हो, लाइनअप की बात करो या फिर आप खुद ही इस पासिंग इंटरेक्शन में देख सकते हो कि इवन दो यहां पर आप समझ सकते हो कि आपके विंगर अच्छे हैं, बट कभी कभार आपको कनेक्शन बनाने के लिए, आपको लिंकअप बनाने के लिए, इट्स नॉट अबाउट जस्ट यू, आपके अराउंड जो प्लेयर्स हैं वो भी काफी ज्यादा बड़ा रोल इसमें निभाते हैं। अब अगर लेफ्ट साइड की आप बात करोगे तो यहां पर काफी ओवरऑल पूरी टीम ही वहां पर कभी कहीं ना कहीं बेंट है। वहीं अगर एंटनी की बात करें तो उसकी स्पेशलिटी यही है कि वो यहाँ पर अपनी विड्थ को पकड़ के रखता है। और आज के मैच में मैं कहूंगा भी कि हमने विड्थ का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं करा है, हमने कहीं ना कहीं अपने विंग गेम में काफी ज्यादा एवरेज ही रहे, मिडल हमारा गेम काफी ठीक ठीक रहा था, लेकिन ओवरऑल ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था भी, क्योंकि आज हम बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इट वाज द फर्स्ट टाइम जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस स्टार्टिंग 11 के साथ इस तरीके से खेल रहा था। अब यहां पर आप देखो मलासिया है जो कि काफी ज्यादा बर्स्ट अप है, काफी ज्यादा इंक्लूसिव है, काफी ज्यादा अपने आप को अवेलेबल रखता है अटैक में। लिसांडा है, लिसांड्रो की अगर हम बात करें तो वो भी काफी ज्यादा सही प्लेयर है, प्रेस रेजिस्टेंट है, और कल तो सीडीएम की पोजीशन तक खेल रहा था और वो भी खेलना पड़ता भी है क्योंकि यार शरीफ बिल्कुल दबने को तैयार थी। साथ ही अगर आप ब्रूनो की बात करोगे तो उसकी एवरेज पोजीशन भी लेफ्ट साइड में थी। देन जेडन सांचो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी कहीं ना कहीं उस तरफ ही बेंड फॉरवर्ड था। अब यहां पर अगर आप राइट साइड की बात करो तो इवन इफ डियोगो डालो जो कि काफी ज्यादा पोजीशन वाइज अपडेट अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, बट रफे वरान उतना टेक्निकली गिफ्टेड नहीं है जितना लिसांड्रो है। और ऐसे में एंटनी के पास इधर स्कॉट मैकटोमिने भी रहता है, वहीं एरिक्सन उस तरफ था, तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा है कि लेफ्ट और राइट में एक इम्बैलेंस है। और ऐसे में काफी लोग एक चीज डिमांड कर रहे हैं कि आप मिडफील्ड में बैलेंस को लेके आओ, जिससे कल को एक ही साइड में आपका गेम प्ले अटक के ना रह जाए, और ये चीज आप बड़े टीम के अगेंस्ट जरूर एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओवरऑल मेरे को लगता है कि आई थिंक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने ऑब्जर्व करे इस मैच से वो ये है कि अपना डिफेंस तो कंफर्म है। अब देखो यार, आप हैरी मैग्वायर या लूक शॉ के फैन हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो टेन हैग का डिफेंस है वो सॉर्ट आउट है। और रिसेंट टाइम में मैंने देखा भी है कि टेन हैग एक्सपीरियंस के मामले में और एक्सपेरिमेंट के मामले में और यहाँ पर विनिंग स्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा अच्छा सा बैलेंस रख रहा है। उसने एक्सपेरिमेंट करा है और उसका खामियाजा भुगता भी हमने, लेकिन वो एक वर्थ अ ट्राई था। चाहे हम यहाँ पर सोसिडाड वाले मैच की बात करें, यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इन्फ्यूज करने के लिए उसने फ्रेड को नंबर 10 पे खिलाया, तो वो एक थोड़ा सा बैकफायर कर गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी वहां पर इतनी खराब थी कि वो भी बैकफायर कर गई, ऊपर से डिसीजन भी थे। लेकिन उसके अलावा भी हम ब्रेंटफोर्ड की बात करें या फिर बाकी मैचेस की हम बात करें तो वो था वहीं कहीं उसमें अपने विनिंग फार्मूला पे, जिसको मैं एक्चुअली कहता हूं एंसेलोटी वाला फार्मूला, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी भी ऐसे ही एक बार उसको विनिंग फार्मूला मिल गया, ही जस्ट स्टक विद इट। वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने में ज्यादा भरोसा रखता नहीं है। वहां पर उसको विक्ट्रीज मिली है, आर्सेनल के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट और अच्छी टीम्स के अगेंस्ट भी उसने निकाला है। ये एक और मैं एक्सपेरिमेंट वाला कहूंगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 में था बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ। अगर डिफेंस की बात करें तो यहां पर लिसांड्रो की एब्सोल्युटली बैंगर परफॉर्मेंस थी।
रफे वरान, उसने रफे वरान को खुद अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि जिस मैच में रफे वरान ने स्टार्ट किया हम हारे नहीं है। और आप खुद सोचो पिछले 5-6 गेम्स की हम बात करें, रफे वरान, लिसांड्रो, इन दोनों सेंटर बैक की पेयरिंग में सिर्फ 2 गोल कंसीड करे हमने। एब्सोल्युटली किलर है, जहां पर लिवरपूल भी था और यहां पर आर्सेनल भी था। अब यहां पर आप अगर फुल बैक्स की बात करोगे तो इवन इफ मलासिया की हम बात करें तो मलासिया देखो परफेक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन लूक शॉ जैसी बकचोदी नहीं करता है। मलासिया आपको दिखेगा, आपको ट्रैक बैक करता हुआ दिखेगा, आपको हकते हुए भी दिखेगा, बट स्टिल आई थिंक कभी कभार आपके उसके गेम प्ले को देखते लगता है कि वो काउंटेबिलिटी रखता है, उसको पता है कि व्हाट ही इज जर्सी का पता है उसको। इसी के साथ अगर हम डियोगो डालो की बात करें तो यार ये बंदा बहुत से इंप्रूव कर रहा है, आने वाले टाइम में आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। साथ ही अगर मिडफील्ड की बात करें तो आप मान के चलो कि क्रिस्टियन एरिक्सन तो रहेगा। अब ये अलग बात है कि लोग क्रिस्टियन एरिक्सन इन द नंबर 6 रोल सीडीएम वो थोड़ा सा खटक सकता है, लेकिन आप ओवरऑल अगर उसकी परफॉर्मेंसेस की बात करो या फिर किस तरीके से एरिक टेन हाग यूज कर रहा है वो भी अपने आप में काफी ज्यादा सही है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के परफॉर्मेंस की। भाई जरूरी था ये गोल, मैं बता रहा हूं। अब देखो यार इंटरनेट पे जो भी बकचोदी चल रही हो है ना, ये कोई इट डजंट इवन मैटर होता है कि रोनाल्डो के जो फैंस होते हैं ना उनको फर्क पड़ता है, जो हेटर है उनको भी फर्क पड़ता है, क्योंकि बिकॉज नाउ दे गेट अ रीजन। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहूंगा अभी कि हाँ जस्ट ठीक है अब रोनाल्डो ने कहीं ना कहीं पेनल्टी स्कोर कर दी, खत्म, अब तो कम बैक आएगा किंग का। नो, रोनाल्डो आ रहा है फिटनेस पे, और ये चीज टेन हाग अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बता रहा है कि रोनाल्डो बहुत क्लोज है, और शायद से आपको बिलीव हो भी जाएगा क्योंकि टेन हाग की कम्युनिकेशन स्किल तो इतनी सही है कि कहीं ना कहीं रोनाल्डो आने वाला है। द पॉइंट इज कि क्या आज रोनाल्डो एंड द कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि नेक्स्ट टाइम जब मैनचेस्टर डर्बी में यूनाइटेड टीम उतरने वाली है पिच पे तो इसी एक्सपेरिमेंट के साथ और इसी फॉर्मूला के साथ एरिक टेन हाग जाएगा? खैर देखो अभी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी टाइम काफी ज्यादा है, प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, मार्कस रैशफोर्ड की इंजरी पे, मार्शल की इंजरी पे। लेकिन अगर मेरे को सही में एक साइड हो तो मैं इसके खिलाफ जाना प्रेफर करता हूं, कि मेरे को लगता है कि ठीक है इवन इफ इट्स गुड, एरिक टेन हाग इस बार विनिंग मेंटालिटी के साथ ज्यादा जाएगा और वो अपने विनिंग फॉर्मूला के साथ ही रहना प्रेफर करेगा। ओवरऑल यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के चांसेस इस स्टार्टिंग 11 में आने के या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट में आने के बढ़ भी जाते हैं जब एरिक टेन हाग बार बार इस चीज को कहता है कि यस क्रिस्टियानो रोनाल्डो आएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैच स्टार्ट करेगा, लेकिन ये डिसीजन कहीं ना कहीं उसके खुद का है। अब रोनाल्डो को गोल चाहिए था क्योंकि यार उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट चाहिए था, ही नीडेड दैट बूस्ट, उसको ये बहुत ज्यादा जरूरत थी, समझ रहे हो ना। और एरिक टेन हाग ने इसको अपने उसमें वर्ड्स में एक्सप्रेस भी करा है कि आप जब बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हो, आप प्री सीजन छोड़ देते हो, लाइक आप इतने बकचोदी होते हो, आप लो मोमेंट्स में होते हो, तो यार आपको एक गोल चाहिए होता है, अब चाहे वो पेनल्टी पे आए, चाहे वो अपने हाथ से फेंक के मार दिया वहाँ पर, लेकिन आपको वो गोल चाहिए होता है, आपको वो एक मोमेंट ऑफ स्टारडम, आपको एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी, इवन इफ इट्स लाइक पेनल्टी ओनली, आपको मोमेंट ऑफ ग्लोरी चाहिए होता है। अब ठीक है जिसको मजाक उड़ा रहा है वो तो वो चूतिया वैसे भी उड़ाएगा, ठीक है। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जो कोई रोनाल्डो का हेटर है, कल को कोई मेसी का भी हेटर होगा तो वो भी अपॉर्चुनिस्टिक, कल को कोई किसी और हालैंड का हेटर होगा, एम्बापे का हेटर होगा, तो ये सारे अपॉर्चुनिस्टिक बंदे होते ही हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहाँ पर इंग्लिश नेशनल स्क्वाड की। तो भाई गैरेथ साउथगेट ने, अब देखो वैसे तो नेशनल स्क्वाड के कॉलअप्स आते ही रहते हैं जहां पर रियल मैड्रिड के प्लेयर्स गए हैं, अब यहां पर स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि आप यहां पर लोग ना डिबेट कर रहे हैं कि ये कितना मेरिट पे और कितना लॉयल्टी पे, लेकिन आपको मैं जवाब देता हूं और एक खुद जवाब आपको उसी रिपोर्ट में मिल जाता है कि हाँ क्या लॉयल्टी है और क्या यहां पर मेरिट है। अब इवान टोनी को रिक्रूट किया गया, कॉल अप किया गया 1939 के बाद, पहला प्लेयर है जो कि ब्रेंटफोर्ड से गया इंग्लिश नेशनल स्क्वाड में, प्राउड मोमेंट और मेरिट पे है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर अब जेडन सांचो, मार्कस रैशफोर्ड जो कि यूनाइटेड के जर्नी में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं वो मिस कर गए। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इवन इफ अगर ये दोनों मिस कर गए, लेकिन फिर हैरी मैग्वायर और लूक शॉ कैसे इंक्लूड हो गए। अब इसके पीछे यहाँ पर गैरेथ साउथगेट की जो फिलॉसफी है वो ये है कि देखो यार इवन इफ हमको पता है कि क्लब में इतना अच्छा गेम नहीं खेल रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने इंग्लिश नेशनल स्क्वाड के साथ जितना थ्रू आउट द टाइम पिछले 5-6 साल में करा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही इंपॉर्टेंट चीज आप पिकफोर्ड के साथ भी कर सकते हो, यहाँ आपको निक पोप, एरन रामसे सब लगेगा, लेकिन उसने पिकफोर्ड को हटाया नहीं है। हाँ पिकफोर्ड के काउंटर में आप ये चीज कह जरूर सकते हो कि पिकफोर्ड अब एवर्टन में काफी मैच्योर्ड गोलकीपर बन के निकला है। साथ ही अगर आप देखो कि यहाँ पर टोमोरी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि इंक्लूड हो सकते थे लेकिन अभी तक इंक्लूड नहीं हुए हैं। तो यहां पर उसने सिंपल से कह दिया कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्लब करियर में कितना, क्लब फुटबॉल कितना खेल रहा है, लेकिन क्योंकि उसने इंग्लिश नेशनल फुटबॉल के मतलब इंग्लिश क्लब कंट्री के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करा है तो वो उसको खिलाएगा। और हैरी मैग्वायर के साथ और लूक शॉ के साथ यही है। अब ये कितना जस्टिफाइड और कितना जस्टिफाइड नहीं है ये तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ एक बकचोदी वाली बात करते हैं। तो भाई तुमको पता है मैड्रिड डर्बी आने वाला है, इट्स रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। बढ़िया घुसंड वाली बकचोदी, मतलब अखंड बकचोदी हुई है यहाँ पर।
तो भाई अभी रिसेंटली मार्सा ने एक रिपोर्ट करा है कि रियल मैड्रिड के अल्ट्राज में और एथलेटिको मैड्रिड के अल्ट्राज में 10v10 फाइट होगी। मतलब फीफा नहीं खेलेंगे, फाइट होगी, घुसंड वाली, गुथाई वाली, और एनोनिमस होगी। अभी जगह नहीं पता, अब जगह बता दे तो कैंसिल ही हो जाती। अब ये चीज नई नहीं है, ये चीज सितंबर पिछले साल 2021 में भी हुई थी, तब भी जब मैड्रिड डर्बी था उससे पहले ये चीज हुई थी। वेल आई फील प्राउड टू से यू कि मैड्रिड उसमें जीत गई थी, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका थोड़ी होता है। इससे तो अच्छा ये भी था कि आप फीफा खेल के हरा देते। 10v10 फाइट हो रही है, और इस सीजन में इन्होंने ये मैड्रिड डर्बी से पहले भाई करा गया है। लिटरली दे हैव शेड्यूल्ड इट। अब अनोनिमस प्लेस पे जगह पता चल जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पे जो स्पेन की पुलिस है वो उसको निपटा देगी, या फिर क्या पता एक हैंडीकैप मैच हो जाए 10v10। हाँ, वो अब देखना पड़ेगा वो कैसे होगा। लेकिन इसी के साथ अगेन मैच की जो इंटेंस है वो आपको इसलिए बता दूं कि यहाँ पर ऑलरेडी जो हाई अलर्ट होता है, जो एंटी वायलेंस कमीशन जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसने हाई अलर्ट पे ऑलरेडी डाल दिया है। और ये नई बात नहीं है, जो मैड्रिड डर्बी होता है दोनों फैंस के बीच में जो क्लैशेस होते हैं वो बहुत ज्यादा सही लेवल पे होते हैं, नहीं बहुत ज्यादा गलत लेवल पे होते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा मामला सा दिखना पड़ता है। इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी लिवरपूल की। तो भाई जर्गन क्लॉप ने ऑलरेडी शायद से डिसाइड कर लिया है कि वो आर्थर को GPL गांड पे लात मार के बाहर कर देगा जनवरी ट्रांसफर विंडो में। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से लिवरपूल की अगर हम एक्सक्लूसिव उसकी बात करें तो जर्गन क्लॉप बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं है आर्थर जिस तरीके से अपने एटीट्यूड को लिवरपूल के उसमें एक्सप्रेस कर रहा है। तुमको पता है जर्गन क्लॉप को मर मिटने वाले लोग चाहिए, जो उसके क्लब के लिए, जो उसके प्रोजेक्ट के लिए मर मिटने, और आर्थर कहीं ना कहीं अभी तक वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो ऐसे में जनवरी ट्रांसफर डिसीजन ऑलरेडी बन चुका है कि GPL होगा उसके साथ। हाँ, गोकुल धाम प्रीमियर लीग नहीं, गांड पे लात। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रियल मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम ये है कि दिस मींस कि लिवरपूल बेलिंगम के लिए काफी ज्यादा सीरियस जा रही है। और लिवरपूल को मैं इस समय फ्रंट रो में भी कर सकता हूं, क्योंकि रियल मैड्रिड ये कहेगी कि तू रियल मैड्रिड का स्टेटस देख और तब आ, है ना, और हम तेरे को नर्चर करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू बी द सुपरस्टार ऑफ द फ्यूचर, जो रियल मैड्रिड का वो भी। अब लिवरपूल भी कह सकते हैं कि तू लिवरपूल का बैच देख और रहा। अब कंपैरेटिवली कईयों के हिसाब से, मेरे हिसाब से और मेरे मोस्ट ऑफ द के हिसाब से रियल मैड्रिड का पुल बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा तो है लिवरपूल से। अब लिवरपूल यहाँ पर जो चीज हुकुम का फेंक सकती है वो ये है कि एक तो जर्गन क्लॉप ये कहेगा कि तू इस प्रोजेक्ट में आ, वो शायद से तेरे को नर्चर कर सकते हैं, लेकिन तेरी जरूरत यहाँ पर है, तेरी जरूरत अब भी है। इवन इफ तू जूड बेलिंगम, तू यंग है, तू अभी इस समय वर्जिन है, लेकिन तेरी जरूरत अभी यहां पर है। तो तू अभी क्या अभी आ, और तू स्टार्टिंग 11 में स्ट्रेट अप जाएगा और तेरी इंपॉर्टेंस सबको पता चलेगी। वो मैड्रिड वहां पर नहीं कर पाएगी। तो यहां पर लिवरपूल के पास देखो है तो। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी यूवेंटस की। तो भाई एलिग्री सैक हो रहा है, और इटली में अभी काफी ज्यादा, आई थिंक इट वाज 6th नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। काफी सारे लोग एलिग्री आउट के नारे लगा रहे थे, पर एलिग्री आउट नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे तुम और ज्यादा खिसिया जाओगे इफ यू आर अ यूवेंटस फैन, या फिर तुम एक्चुअली में एलिग्री को आउट होता हुआ देखना चाहते हो। तुम खिसिया इसलिए जाओगे क्योंकि अभी के पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चल रहा है कि एलिग्री तो हम सैक नहीं कर सकते, लेकिन हम फिटनेस कोच को सैक कर देते हैं, हम बैकरूम स्टाफ में कुछ चेंजेस कर देते हैं, क्योंकि बैकरूम स्टाफ को चेंज करने में आपके पैसे थोड़ी लगेंगे, आपके पैसे एलिग्री को सैक करने में लगेंगे। और ऐसा काफी ज्यादा यूवेंटस के फैन इसलिए भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उनको वो चीज होते हुए दिखी नहीं। अगर आप मान को चलो कि कोई बार्सिलोना क्लब है, कोई लिवरपूल क्लब है, कोई रियल मैड्रिड क्लब है, आपका परफॉर्मेंस खराब जा रही है, खराब पे खराब जा रही है, बहुत ही अंडर अचीविंग कर रहे हो आप, और उसके बाद आप किसी भी एक ABCD टीम से आप 5-0 से 3-0 से हार गए, चैंपियंस लीग में आप बॉटम पे हो है, तो आप अगर आपको दिखेगा नहीं, सीरियसली इफ यू आर रियल मैड्रिड, आपको दिखेगा कार्लो एंसेलोटी को सवाल नहीं पूछ रहा, तो आप खिसियाओगे नहीं, ज़ावी को कोई सवाल नहीं पूछ रहा, या फिर कोई जर्गन क्लॉप को सवाल नहीं पूछ रहा। और मैं एक मैच के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि खराब जा रही है। ये चीज़ एलिग्री के साथ नहीं हुआ। एलिग्री को कोई मैनेजमेंट में सवाल खड़े करने वाला है ही नहीं, क्योंकि कोई अब एलिग्री को छूते थोड़ी, एलिग्री थोड़ी कहेगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस खराब है। उसने खुद कह दिया कि मैं पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हूँ या पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हूँ। उसने कहा मैं पार्ट ऑफ द सोल्यूशन हूँ। ये क्या बात है, मतलब मैं सुपरमैन हूँ कि दिव्यांश हूँ? सुपरमैन हूँ। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। तो भाई रोटेशन पॉलिसी पे हम बात करते हैं, तो ज़ावी की रोटेशन पॉलिसी एक रिपोर्ट आई थी, तो मैं बता देता हूँ। ज़ावी ने यार ये चीज़ कंफर्म किया था स्टार्टिंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले कि हर एक प्लेयर रोटेशन पॉलिसी का पार्ट होने वाला है, यानी कि लेवेंडोव्स्की हो, अराउओ हो, जूल सोल्डे हो, रफीनिया हो, या फिर कोई भी बड़ा प्लेयर हो, रोटेशन का वो पार्ट जरूर होगा। और अभी तक उस चीज़ पे अमल किया भी जा रहा है, और रोटेशन का पार्ट सब है, चाहे लेवेंडोव्स्की और यार जो बारूद है वो भी इतना ज्यादा है, जो स्क्वाड डेप्थ है वो भी इतना ज्यादा है कि आपको रोटेशन पॉलिसी और अच्छी रोटेशन पॉलिसी जरूरी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं 2-3 प्लेयर्स तो देखो होते हैं जो खिसियाए हुए होते हैं, चाहे फेरन टॉरस की हम बात करें, या फिर हम मेम्फिस डिपाई की बात करें, वो ना खुश तो हैं,
लेकिन एक्चुअली में वो रिवोल्ट कर नहीं सकते, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, इवन इफ एक तो सारे जितने भी इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जावी की तरफ से वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, और उसका अगर एक दो प्लेयर्स को थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो रिवोल्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पूरा ड्रेसिंग रूम की अथॉरिटी जावी के हाथ में है। प्लस यहाँ पर अगर आप मैनेजमेंट की बात करो तो वो भी जावी के साथ है, तो आप ऐसे मैनेजर के साथ जो कि आपको परफॉर्मेंस रिजल्ट भी दे रहा है, फैंस भी साथ में है, प्लेयर्स भी साथ में है, और अगर आपके ओनर्स भी साथ में है, तो आप ज्यादा बकचोदी कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ मतलब बार्सिलोना के केस पे प्रेसिडेंट है। अब एक इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर दो और प्लेयर की, तो यहाँ पर गावी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया गया, जो कि बहुत भाई कांग्रेचुलेशन सीरियसली भाई, ला मासिया को बांध के रखा तुमने, और वो भी वन ऑफ द बेस्ट ला मासिया प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो तो तुमको बधाई हो। लेकिन साथ ही हम पेना की बात करते हैं और टेरा की बात करते हैं, तो ये दो प्लेयर्स भी पेना इराकी पेना इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी तुम्हारा सेकंड गोलकीपर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, वो तुम रिन्यू करने वाले हो, सेम गोस फॉर टेरा, तो यहाँ पर तुम इसको रिन्यू कर सकते हो। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।